साथियों, भाई बहनों, नमस्कार। आज हम इतिहास के अंतर्गत एक ऐसे नायक की कहानी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे जिसे 19वीं सदी का एक महानायक के रूप में जाना जाता है। और कल 23 जनवरी उनका जन्मदिन था। मैं बात कर रहा हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में। उनका आज़ादी दिलाने के लिए एक बहुत ही अभूतपूर्व कार्य उनके द्वारा किया गया और इस अद्भुत कार्य कुछ विलक्षण प्रतिभाशाली लोग ही कर पाते हैं। उनके विषय में आज कहानी के रूप में इतिहास में उन्हीं के विषय में ये प्रस्तुति आप लोगों के सामने। पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है ये कटक उड़ीसा में एक जगह पड़ती है, वहाँ पर हुआ 23 जनवरी 1897 में। इनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था और माता का नाम प्रभावती देवी। तो नेताजी जब स्कूल जाने के लिए बड़े हुए तो उनकी ये पहली विशेषता थी कि वे जूते चमड़े के ज़्यादा पहनते थे। बचपन से ही उन्होंने चमड़े के जूते का उपयोग किया था। पालिशदार चमकीले जूते उन्हें पहनने का एक अद्भुत बचपन से ही उन्हें शौक था। और वे जब स्कूल जाते थे तो जो गरीब अंग्रेज लोग होते थे रास्ते में बैठे हुए जो पॉलिश का कार्य करते थे, तो वे उनके सामने अपनी टांग कर दिया करते थे और उनसे जूते की पॉलिश करवाते थे। बोले कि ये लोग, इन्हीं की जाति के लोग इस देश पर शासन कर रहे हैं और मैं इनसे जूते की पॉलिश कराता हूँ। ये उनके बचपन का एक जज्बा था। दूसरी विशेषता नेताजी में ये थी कि जब वो बड़े हुए और जिस समय आईएनए की उन्होंने बागडोर संभाली तो वे हमेशा जूते पहनकर ही सोते थे कि पता नहीं कहाँ मोर्चा लेना पड़ जाए। तो वो जूते उतार कर नहीं सोते थे, ड्रेस में भी और जूते सहित सोते थे। बड़े होकर उनकी यही विशेषता थी। ये दो विशेषता कुछ ही लोगों को उनकी पता है, लेकिन मैंने आप लोगों को ये दोनों ही बातें ऑथेंटिक और बिल्कुल सही आपको जानकारी दी है। नेताजी ने 1920 में आईसीएस की थी, इंडियन सिविल सर्विस उस समय बोला जाता था। 1920 में, उस समय उनकी आयु 23 वर्ष थी। और सीआर दास के नेतृत्व में 1924 में उन्होंने जो स्वराज दल बनाया उसमें भी कुछ भाग लिया। उससे पूर्व वो 1921 में ही ये नौकरी छोड़ चुके थे क्योंकि उनका मन उसमें नहीं था। अंग्रेजों की गुलामी वो नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों के सामने यस सर करने की उनके अंदर, उनके ब्लड में ही नहीं थी। वह तो देश के लिए धड़कने वाले लोगों में से, उनका जो दिल था वो देश के लोगों के लिए धड़कता था, मातृभूमि के लिए धड़कता था। इसीलिए उन्होंने 1 वर्ष बाद ही नौकरी को छोड़ दिया और देश की क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। 1934 में एक ऑस्ट्रिया की एक महिला थी और उस महिला का नाम था सैफन। उससे उन्होंने शादी की, प्रेम विवाह किया था। उससे उन्हें एक बेटी भी उत्पन्न हुई जिसका नाम अनीता बोस था, जो बर्लिन यानी जर्मनी में जो बर्लिन जगह है वहाँ पर
वो एक प्रोफेसर, एक अध्यापक के पद पर है, जो अनीता बोस है, उनकी बेटी हैं वो, और बर्लिन में वो वहाँ कार्य कर रही है। अभी भी वो जीवित हैं, अभी उनकी डेथ भी नहीं हुई है। 1938 में और 39 में वो 51वें और 52वें अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे। 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरी सम्मेलन हुए, कांग्रेस के अधिवेशन, उसमें वो अध्यक्ष बने। हरिपुरा अधिवेशन से जो पहले अधिवेशन था वो महाराष्ट्र में एक गांव पड़ता है फैजपुर। तो फैजपुर में प्रथम गांव में जो सम्मेलन हुआ कांग्रेस का, वो फैजपुर में ही माना जाता है। तो 39 में ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, उन्नाव जो हमारे यूपी का एक जिला है, उसी के पास उन्नाव में एक जगह पड़ती है मूकर। तो मूकर में उन्होंने वहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक का जो उद्देश्य था, वो जो ब्रिटिश लोगों की मदद करते थे और हमारे इस जो हमारा स्वतंत्रता अभियान साम्राज्य चल रहा था, इसका जो विरोध करते थे, तो जो विरोधी शक्तियाँ थी उनको संगठित करने के उद्देश्य से उसकी स्थापना की गई थी। स्वामी सहजानंद ने उसमें रोल किया और देवव्रत उसके सचिव बनाए गए थे। और 39 में ही मई में ये संगठन बना है और अक्टूबर में ही सुभाष चंद्र बोस को ये पता लग गया कि ब्रिटेन और जापान में युद्ध आरंभ हो गया है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था। तो वे वहाँ से फिर उनके मन में ये विचार आया कि क्यों ना इस समय ऐसा कार्य किया जाए कि हम अपनी मातृभूमि को स्वतंत्रता ले सकें, इन अंग्रेजों से लोहा ले सकें। तो फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर ध्यान नहीं दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक जो संगठन है उसने भारत छोड़ो आंदोलन में जो भूमिका निभानी चाहिए थी वो भूमिका नहीं निभा पाए। उस संगठन में इतना कोई खास कार्य भी नहीं हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन भारत में चल रहा था, उधर नेताजी सुभाष भारत से बाहर अपनी गतिविधियों में लग गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में लोग बहुत आरोप लगाते कि आरएसएस ने कभी उसमें सहयोग नहीं दिया। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि उस समय कांग्रेस में साथ मिलकर अंबेडकर काम करते थे और अंबेडकर जी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। उन्होंने भी उस पर कोई सहयोग नहीं दिया था। इसमें कई संगठन थे ऐसे जिन्होंने उसमें भाग नहीं लिया था और उसकी केवल यही वजह थी क्योंकि उसमें केवल कांग्रेस ने ही भाग लिया और कुछ जो दल, जो बिखरे हुए दल थे, जिनको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सुभाष चंद्र बोस ने उठानी चाहिए फॉरवर्ड ब्लॉक के माध्यम से, वे उसे संगठित नहीं कर पाए और वे देश से बाहर जाकर उस अभियान में लग गए जो उनके मन में विचार आया। ये इसकी असली वजह है। इससे बाद में यानी 39 के बाद में एक जगह पड़ती है हालवेट स्तंभ। तो हालवेट स्तंभ को रातों रात जो
सुभाष जी की यूथ ब्रिगेड थी, उसने तोड़ दिया। हालवेट स्तंभ उनका प्रतीक था अंग्रेजों का यहाँ पर सत्ता का। और उसके बाद फिर ये काफ़ी उग्रवादी क्रांतिकारियों की गतिविधियों में लिप्त माने गए और इनको कलकत्ता में 5 दिसंबर 1940 को उन्हीं के घर पर नजरबंद कर दिया भारत सुरक्षा कानून के अंतर्गत। अब ये वहां नजरबंद रह गए, क्या करें, बड़ी परेशानी। क्योंकि इनकी जो गतिविधि थी पहले प्रारंभ में भारत में, कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में ही थी, लेकिन फिर ये जनवरी में 18 जनवरी 1941 को जियाउद्दीन के नाम से भेष बदलकर एक पठान के रूप में घर से निकल जाते और काबुल पहुंचते। काबुल पहुंचने में वहां पर एक पासपोर्ट बनवाने में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था तलवार। पूरा नाम जो था उनका भगत राम तलवार। तो भगत राम तलवार ने भूमिका निभाई और भगत राम तलवार ने उनका एक जाली पासपोर्ट, इटालियन पासपोर्ट बनवाया गया और मोजे सेंटा नाम से वो पासपोर्ट तैयार हुआ और ये मास्को पहुंचते, रसिया। और फिर ये मास्को जब पहुंचते हैं तो 28 मार्च 1941 को, यानी कि 18 जनवरी को भारत से चलते हैं और 28 मार्च 41 को 2 महीने लगते इन्हें बर्लिन पहुंचने में। 2 महीने की उनकी यात्रा, काबुल, पेशावर, उसके बाद फिर मास्को और फिर बर्लिन। 2 महीने के अंतराल में ये बर्लिन में पहुंचते। वहां पर इनकी हिटलर से मुलाकात होती है। जब इनसे हिटलर की मुलाकात होती है तो हिटलर इन्हें नेताजी के शब्द से संबोधित करता है। इन्हें नेताजी की जो उपाधि थी वो हिटलर द्वारा दी गई थी। हिटलर ने ही इन्हें भारत को आज़ादी दिलाने के उद्देश्य से, क्योंकि जर्मनी की लड़ाई ब्रिटेन से हो रही थी, ब्रिटेन के दुश्मन थे, दुश्मन दुश्मन का दोस्त होता, उस नीति को देखते हुए ये कार्य हो रहे थे। तो हिटलर ने इन्हें आजाद हिंद फौज बनाने का एक तरह से एक संदेश दिया। अब उधर वहां जापान में रास बिहारी बोस, जो 1911 में यहाँ से हार्डिंग में बम फेंक कर जापान चले गए थे, वो वहाँ काफ़ी गतिविधियों में लग गए थे और इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना उन्होंने वहाँ पर करी। तो अब बर्लिन से अब जापान कैसे पहुंचे नेताजी? तो बर्लिन से जापान के लिए उन्होंने हवाई जहाज का रास्ता नहीं चुना, वो पनडुब्बी से गए थे। हिटलर के द्वारा ही उसकी व्यवस्था कराई गई और एक पनडुब्बी में उन्हें जगह दिलवा के और फिर प्रशांत महासागर के रास्ते से पनडुब्बी द्वारा तब वो जापान पहुंचते। वो कार्य भी उनका काफी सराहनीय है कि पानी के अंदर इतने दिन रहना। लगभग उन्हें उस पनडुब्बी में
चलते चलते, क्योंकि 6-7 लोगों की व्यवस्था थी उस पनडुब्बी में, तो उन्हें लगभग 2-2.5 महीने उसमें लगे थे। उसे भी चार्ज करना पड़ता था, रात को वो पनडुब्बी ऊपर आती थी, फिर दिन में थोड़ा सा उसे चार्ज करते थे, वो सिस्टम है पनडुब्बी का। तो बड़ी उन्होंने यातना सही, बड़ा कष्ट में जीवन होता है, ऐसे क्रांतिकारी बहुत कम लोग होते। बहरहाल वो वहां पहुंच जाते हैं और फिर जापान में मनमोहन सिंह और सुभाष और एक व्यक्ति और थे, गिल, तीनों ने मिलकर वहां INA की स्थापना की। सिंगापुर में एक जगह है और उस जगह का नाम जो हॉल है वो मैं आप लोगों को एक जानकारी और दे दूं कि रास बिहारी बोस को पहले अध्यक्ष बनाया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का, और फिर बाद में सिंगापुर में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष फिर नेताजी को बनाया गया था। और 5 जुलाई 1943 ये एक ऐसी तिथि है कि 5 जुलाई 1943 ये एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है। सिंगापुर का कैथे हॉल नहीं, कैथे हॉल में तो अस्थायी सरकार की स्थापना हुई थी, और इस जगह का नाम है टाउन हॉल, सिंगापुर का टाउन हॉल। कि सिंगापुर के टाउन हॉल में 2 ऐतिहासिक कार्य हुए थे और वो बड़े प्रचलित है। वो क्या है कि एक तो वहीं से टाउन हॉल से, जो सिंगापुर का टाउन हॉल है, वहां से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। दूसरा ये कि उसी टाउन हॉल से उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा दिया था। ये दोनों नारे उसी टाउन हॉल सिंगापुर के हैं, और ये 5 जुलाई 1943 को ये कार्य हुआ था, इसलिए ऐतिहासिक दिन है। उसके बाद ये जो कैथे हॉल है, ये कैथे हॉल सिंगापुर का ही है, और उसकी विशेषता ये है कैथे हॉल की कि वहां से उन्होंने सरकार बनाने की घोषणा की, जिसके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और खुद सेना नायक खुद सुभाष चंद्र बोस ही थे। वो कैथे हॉल से हुई थी, लेकिन हुई सिंगापुर से ही थी, जिसमें कोरिया, चीन, जर्मनी, इटली, इन देशों ने सरकार की मान्यता भी दी थी। इससे हड़कंप मच गया, ब्रिटेन में हल्ला हो गया, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने सरकार बना डाली। तो फिर जापान में जो युद्धबंदी थे उनको छुड़ाया गया, और कैथे हॉल में वहाँ काफ़ी संख्या में प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हथियार मुहैया कराए दिए थे, कुछ हिटलर ने हथियार दे दिए थे, कुछ जापानियों ने दे दिए, काम हो गया। लेकिन जितना भरोसा जापानियों से था उतना कार्य नहीं हुआ। उसका परिणाम भी ये हुआ कि इन्होंने अंडमान निकोबार को तो छीन लिया अंग्रेजों से, और अंडमान निकोबार को एक को शहीद द्वीप, दूसरे को स्वराज द्वीप का नाम भी दिया गया। और वहीं पर जब इन्होंने फतेह कर ली तो वहीं पर उन सैनिकों को जब इन्होंने प्रोत्साहित किया, उनका मनोबल बढ़ाया, तो उसी समय जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने वहीं पर दिया था। लेकिन 1943 में स्थितियां कुछ और बदल गई, और 44 में, क्योंकि 44 आ गई थी, फिर
44 आते आते काफी जापान का नुकसान भी हुआ और जापान रुक नहीं रहा था। अंग्रेज लड़ रहे थे और ब्रिटेन और अमेरिका दोनों के खिलाफ नेताजी ने जो युद्ध की घोषणा की थी, एक तरह से उनके विरुद्ध युद्ध का जो बिगुल बजा था, वो डेट है 25 अक्टूबर 1943। 25 अक्टूबर 1943 को अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। लेकिन ये नागालैंड तक तो आ गए, कोहिमा नागालैंड की राजधानी, वहां तक भी आ गए। इन्होंने काफी जगह जीत भी हासिल कर ली, लेकिन फिर जापानियों का कुछ भरोसा जितना मिलना था वो नहीं मिला। जापानी सेना भी हारी और आईएनए भी हारी। मणिपुर में एक जगह पड़ती है मोरांग, वहां तक ये लोग आ गए। इसके बाद 9 अगस्त और 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने बम डाल दिया हिरोशिमा और नागासाकी पर, जिससे जापान ने तो घुटने ही टेक दिए। स्थितियां बहुत गंभीर हो गई और नेताजी 18 अगस्त 1945 को हबीबुर रहमान के साथ फार्मोसा हवाई अड्डे से जापान की ओर भागे। फार्मोसा हवाई अड्डे से जब वो भागते हैं तो वो हवाई जहाज क्रैश हो जाता है, ये सूचना मिलती है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि नेताजी उस विमान में गए ही नहीं थे और वे वहीं से लापता हो। ये घटना रहस्यमय है क्योंकि बाद में नेताजी को रसिया में भी देखा गया था। कुछ लोगों का मानना है कि लाल बहादुर शास्त्री शिमला समझौते के वक्त जब ताशगंज में थे तो नेताजी उनसे मिले थे, लेकिन समय समय पर इतिहास बदलता रहा, लेकिन नेताजी का रहस्य ही रहा। और कोई उन्हें गुमनामी बाबा कहता था, कोई उन्हें गुमनामी बाबा के नाम से जानते थे, लेकिन नेताजी कहाँ रहे, किस ढंग में रहे, कैसे रहे, ये कोई सत्य प्रमाण नहीं मिलते। और 18 अगस्त 1945 को ही नेताजी का स्वर्गवास यानी कि उनकी मृत्यु का दिन इतिहास में अंकित है। लेकिन पर्सनल अगर मैं अपने विचार व्यक्त करूं तो ऐसे बुद्धिजीवी जो व्यक्ति हैं, मैं नहीं मानता कि वो लोभ उनकी मृत्यु हुई हो, क्योंकि वो देश की स्थिति को जानते थे, वो यहाँ के राजनेताओं को भी जानते थे, वो देश के सिस्टम को भी जानते थे। और फिर जब देश आज़ाद हुआ तो ब्रिटेन ने ये लिखित रूप में भी ये कंडीशन नेहरू से लिखवाई थी कि अगर नेताजी मिलते हैं तो आपको हमें देने पड़ेंगे, और यही शर्त उनकी गलत थी और इसी के अनुसार नेताजी को गुमनाम भी होना पड़ा। उससे पहले भी वो जानते थे कि मेरा क्या हाल होगा, क्योंकि जो आईएनए के लोग थे, ढिल्लो, शाहनवाज, इनको लाल किले में मुकदमा चला और मुकदमा चलने पर काफ़ी दलीलें दी गई। भूलाभाई देसाई ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सभी ने उन्होंने मुकदमा लड़ा, उनकी पैरवी की, उसकी काफ़ी उसमें सहायता आरएसएस ने भी की। आरएसएस ने बड़ा हल्ला मचाया, नेताजी को जो भी कर्नल थे, ढिल्लो थे, शाहनवाज थे, आईएनए को छोड़ दो, और देश में नारे लगते थे। लेकिन बाद में फिर बेवेल ने अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करके
उन लोगों को मृत्युदंड से छोड़ दिया। तो ये कुछ कहानी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी थी। मैंने आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी दी है। जो जो डेट मैंने बताई हैं उसी वो सब ऑथेंटिक है, और उनके विषय में जो भी वृत्तांत दिया वो भी ऑथेंटिक है। परीक्षाओं में ये पूछा भी जाता है और सामान्य जनजीवन में भी उनके विषय में ये जानकारी रखनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो भी यूपीएससी या प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र हैं वो इस वीडियो का लाभ लेंगे और इसे शेयर भी करेंगे। और मैं तो नेताजी को एक आरएसएस का एक स्वयंसेवक ही मानता हूँ, क्योंकि उनके जो लक्षण थे वो एक स्वयंसेवक में ही होते, और उन्होंने जो अपना अद्भुत साहस दिया वो एक स्वयंसेवक ही कर सकता है। क्योंकि देश के प्रति चिंतन करना, देश के प्रति सजग रहना और देश के प्रति लड़ना, देश के प्रति अपने प्राण न्यौछावर करना, यही एक सच्चे स्वयंसेवक की पहचान है। अंत में मैं यही कहूँगा कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। भारत माता की जय।